Hello students, I hope you all are making your notes properly. आपको कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट होती हैं वो नोट डाउन करके रखनी है. Otherwise these table schedules everything is given in your book also. बुक में दिया हुआ है, बट आप जब इन टेबल्स की प्रैक्टिस करते हैं तो आपको अपनी टेबल बनानी होती है, एक अपने नंबर्स के साथ, अपने डिजिट्स के साथ. सो दोज हु आर डूइंग, उनको बाद में बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. सो आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. तो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक. वी वर डूइंग एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट. हमने पढ़ा था एग्रीगेट डिमांड होती क्या है. एग्रीगेट डिमांड होती है पूरे देश की गुड्स सर्विसेज की डिमांड एक अकाउंटिंग ईयर में, एक डोमेस्टिक टेरिटरीज के अंदर. In the previous video we were talking about कि we were doing the study of aggregate demand with income. किसके साथ स्टडी कर रहे हैं आप? इनकम के साथ. देखिए मैं ये सब चीजें इसलिए रिपीट करती हूँ क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये बात याद रहे कि हम इनकम के साथ उसकी स्टडी कर रहे हैं, तो फिर आपके लिए ये सब समझना बहुत आसान हो जाएगा. तो आपको याद रखना है, मैं अपने पिछले वीडियो में भी ये बात बोल चुकी हूं कि हम एग्रीगेट डिमांड की स्टडी करें वाई के साथ. हमने पिछले वीडियो में एडी का एक कंपोनेंट है दैट इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के साथ हमने स्टडी किया इनकम को. अभी जो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि वी आर गोइंग टू डू द स्टडी ऑफ आई विद वाई. हमें आज आई के साथ वाई की स्टडी करनी चाहिए. नो, वी आर नॉट गोइंग टू डू इट. वाई? क्यों नहीं करेंगे हम आई के साथ? इसके लिए आपको ना एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा. इसको आप नोट डाउन करके रखिएगा. ऑल्दो टू मच नॉट देयर इन योर सिलेबस एंड इन योर बुक इवन. आपकी किताब में भी इसके बारे में ज्यादा नहीं लिखा हुआ है, सिलेबस में भी बहुत ज्यादा नहीं है, बट आपको इस चीज को समझना बहुत जरूरी है. दैट ओनली यू कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाई वी आर नॉट डूइंग द स्टडी ऑफ आई मीन्स द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर विद द वाई. लिसन, in India kind of countries, those who are developing countries के अंदर ना ये आई होता है, इसका कॉन्सेप्ट ऑटोनॉमस होता है. थोड़ा ध्यान से सुनिएगा प्लीज. ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कॉन्सेप्ट होता है. इसका क्या मतलब होता है? जनरली हम क्या करते हैं अपने घर में? थिंक अबाउट योरसेल्फ. आप अपने आप से सोचिए. हम क्या करते हैं कि हमारे घर में जो इनकम आती है हम उसमें से कंज्यूम करते हैं, अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं, फिर हमारे कुछ पैसे बच जाते हैं जिसको हम सेविंग कहते हैं, और उसी सेविंग को हम बाद में इन्वेस्ट कर देते हैं या बैंक में जमा कर देते हैं और बैंक इसको फर्दर इन्वेस्ट कर देता है. इज इट सो? अब आप कंट्री के बारे में सोचिए कि कंट्री की इनकम है, फिर कंट्री का कंजम्पशन है, फिर कंट्री की सेविंग है. यूजुअली मैं इसी को फॉलो कर रही हूँ अभी. ठीक है, इनकम होती है, उसमें से हम कंज्यूम करते हैं एंड उसके बाद हमारी सेविंग बचती है और फिर हम इन्वेस्ट करते हैं. सो थिंक अबाउट इट. क्या डेवलपिंग कंट्रीज इस स्टेटस में होते हैं कि उनके पास इनकम में से कंजम्पशन के बाद सेविंग बचती है? नहीं. डेवलपिंग कंट्रीज जो होते हैं, इंडिया और भी डेवलपिंग कंट्रीज, बांग्लादेश, भूटान, बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज की कैटेगरी में आते हैं. ये सारे कंट्रीज जो होते हैं इनकी इनकम कम होती है और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है. इसीलिए तो ये डेवलपिंग कंट्रीज डेफिशिट्स फेस करते हैं. डेफिशिट्स, कमी. कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम. दे आर फेसिंग दिस स्टेज. अब एक बार आप अपने बारे में सोचिए
कि आपके घर में जो इनकम आ रही है उससे ज्यादा अगर कंजम्पशन हो, सो डू यू थिंक अबाउट द सेविंग और यू कैन से इन्वेस्टमेंट? सोच पाएंगे आप? नहीं, क्योंकि अगर आपके पास 60 रुपीज है, आप अपने आप से इंडिविजुअल लेवल पर सोच के देखिए, देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड द मैक्रो कॉन्सेप्ट. मैक्रो मीन्स अबाउट द होल इकोनॉमी. अगर आपके पास 60 रुपीज है, 60 रुपीज है और आपका जो कंजम्पशन है वो 80 रुपीज का है, तो आपको पता है कल भी वीडियो में बताया था कि ये बोरोइंग्स हो जाएंगी, कोई बात नहीं, लेकिन सेविंग इन्वेस्टमेंट के बारे में क्या, वो तो नहीं है. सो जो हमारे डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं ना, डेवलपिंग, वो कुछ इस स्टेटस में होते हैं, उनके पास कोई सरप्लस नहीं होता है. सरप्लस नहीं होता है तो दे आर नॉट हैविंग सेविंग विद देम एंड देयर इज नो इन्वेस्टमेंट एट ऑल. तो क्या डेवलपिंग कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट नहीं होता है? होता है, बट देयर इज अ पर्टिकुलर बजट फॉर दैट. कि डेवलपिंग कंट्रीज में जो इन्वेस्टमेंट होता है उसका इनकम से कोई रिलेशनशिप नहीं है. क्यों नहीं है इनकम से रिलेशनशिप? क्योंकि इनकम तो कंजम्पशन से भी कम है, इनकम में से कुछ बचता ही नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए. तो हम इन्वेस्टमेंट को इनकम से नहीं जोड़ते हैं. ये जो इन्वेस्टमेंट है उसको इनकम से नहीं जोड़ते हैं. अब मैं आपको सिंपल शब्दों में अगर इसको कहूं, ध्यान से सुनिएगा, दीज आर लिटिल न्यू कॉन्सेप्ट टू यू, कि ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होता है जिसका इनकम से कोई रिलेशनशिप नहीं होता है, जिसको हम इनकम के बेसिस पर नहीं करते हैं. उसका कारण होता है कि हमारी इनकम हमारे कंजम्पशन से ऑलरेडी कम है, हमारी इनकम हमारे कंजम्पशन से कम है, हम तो ऑलरेडी, हमारे पास सेविंग नहीं है, तो फिर इन्वेस्टमेंट से कैसा लेना है. गेटिंग माई पॉइंट? तो अगर आपको इसको नोट डाउन करके रखना है नोट्स के अंदर, तो आप ऐसे नोट करेंगे. ठीक है, कैसे नोट करेंगे? Autonomous investment is that investment which is not having a relationship with income. That is called autonomous consumption. In the developing countries, the autonomous investment concept is there. Clear? आपके 12th के CBSE के syllabus के हिसाब से that is enough. And this is the reason for that, if you would like to note it down. लेकिन सभी कंट्रीज में तो ऐसा नहीं होता है ना. सभी कंट्रीज में ऐसा नहीं होता कि सेविंग्स बचे ही ना, इन्वेस्टमेंट के लिए सेविंग चाहिए होता है. कुछ कंट्रीज में ये वाला स्टेटस भी तो होता है जिसमें सेविंग बचती है. जो डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं ना, आपकी डेवलप्ड कंट्रीज, वहां पर इनकम और इन्वेस्टमेंट का रिलेशनशिप होता है, क्योंकि वहां पर इनकम कंजम्पशन से ज्यादा होती है और फिर ये जो सेविंग होती है यही इन्वेस्टमेंट बन जाती है. तो अब आपको नोट डाउन करना है कि डेवलप्ड कंट्रीज में इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट कॉन्सेप्ट होता है जिसमें हम Y और I की स्टडी करते हैं. जितनी इनकम बढ़ती है उतना इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता है. इनकम बढ़ेगी, सेविंग बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा. तो इनकम हाई जाती है तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ती है. बट दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज ओनली. डेवलपिंग कंट्रीज में हम Y और I की स्टडी डायरेक्टली नहीं करते हैं. हम एक पर्टिकुलर बजट बनाते हैं कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होना जरूरी है किसी देश की ग्रोथ के लिए. तो हम तो पहले ही बोरोइंग्स पे चल रहे हैं, तो चाहे वो बोरो करके ही क्यों ना हो, दैट मच एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मस्ट बी देयर इन द कंट्री. समझ आ रही है आपको मेरी बात? फिर से सुन लीजिए आप.
डेवलपिंग कंट्रीज में ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कॉन्सेप्ट होता है, मतलब इनकम और इन्वेस्टमेंट का कोई स्टडी यहां पर नहीं की जाएगी, ठीक है। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट में इनकम और इन्वेस्टमेंट का रिलेशनशिप होता है, बट ये डेवलप्ड कंट्रीज का कॉन्सेप्ट है। तो आपको बोर्ड एग्जामिनेशन के हिसाब से ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट विच इज फ्लैट इन अ कंट्री, डेवलपिंग कंट्री के अंदर फ्लैट तौर पर इसको दिखाया जाता है। अगर मैं इसको इस कर्व के अंदर अगर बनाना चाहूँ, हियर आर द टू एक्सिस, इफ आई जस्ट वुड लाइक टू मेक my investment expenditure for India, so suppose I have taken 20,000 crores, so this is 20 and my investment curve will be reflect like that. Are you able to understand कि ये investment expenditure I have made over here with the income it is same. Income एक्स एक्सिस पर इनकम है, इनकम बढ़ रही है, बट एक्सपेंडिचर जो है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दैट इज सेम। तो अगर आपसे कर्व पूछा जाए कि इन्वेस्टमेंट का कर्व हम ऑटोनॉमस के लिए क्या बनाते हैं, तो वो कुछ इस तरीके का होता है। आपके सिलेबस में ऑटोनॉमस कॉन्सेप्ट ही है, बट आपको पता होना चाहिए इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट किसको कहते हैं। क्लियर? सो आपको ये नोट डाउन करना है। तो दैट इज व्हाई वी आर नॉट गोइंग टू डू द स्टडी ऑफ इन्वेस्टमेंट ओवर हियर। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज, हमने कल पढ़ा था कंजम्पशन फंक्शन, कल पढ़ा था कंजम्पशन फंक्शन, जिसमें हमने पढ़ा था y और c का रिलेशनशिप। टुडे we are going taking another topic that y और s का रिलेशनशिप। ये ऑलमोस्ट ना उसी में कवर हो गया था, बट फिर भी इसका कर्व, इसकी जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए इस टॉपिक को करना है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये सारा ही। इनफैक्ट yesterday we have made a schedule even like that, इसी तरह कुछ इसी तरीके का था, बट आज हमारा फोकस जो है वो यहाँ पर है कि हम ये बताना चाहते हैं कि सेविंग का स्टेटस जो है वो अलग अलग हो सकता है। सेविंग फंक्शन सेज कि y और s की स्टडी हम यहाँ पर कर रहे हैं, बट मैंने बीच में c भी बनाया है, कंजम्पशन फंक्शन भी बनाया है बीच में। क्यों बनाया है? क्योंकि इनकम में से जब तक कंजम्पशन डिटरमाइन नहीं होता, सेविंग डिटरमाइन नहीं हो सकती है। सो इसीलिए आप जब शेड्यूल बनाएंगे तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि y और s का डायरेक्टली शेड्यूल नहीं बन सकता। वी हैव टू मेक कंजम्पशन ओवर हियर, देन ओनली वी कैन फाइंड आउट आवर सेविंग्स। क्लियर? तो जब हम कंजम्पशन फंक्शन का शेड्यूल बनाया था तो भी ऐसा ही बनाया था हमने, और सेविंग फंक्शन का बना रहे हैं तो भी ऐसा ही बना रहे हैं। क्लियर? तो इट्स वेरी इजी टू यू फॉर द एग्जाम्स। एग्जाम्स के लिए भी आपके लिए बहुत आसान है कि हमें ये शेड्यूल बनाना है, चाहे हमारा कंजम्पशन फंक्शन एग्जाम में पूछा जाता है या सेविंग फंक्शन पूछा जाता है। क्लियर? सो सेम स्टेटस ओवर हियर, वही के वही स्टेटस है हमारे, वही के वही स्टेटस है कि जीरो लेवल ऑफ इनकम पर मिनिमम कंजम्पशन होता है। क्या कहते हैं उसे? ऑटोनॉमस कंजम्पशन। कल वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि दिस इज योर ऑटोनॉमस कंजम्पशन, दैट इज 10 ओवर हियर। अब यहाँ पर नोट डाउन करने वाली बात क्या है? आपको नोट डाउन क्या करना है कि जीरो लेवल ऑफ इनकम पर जो कंजम्पशन होता है वही पर वही एग्जैक्टली -s होता है। ये दोनों बराबर होते हैं। सपोज मैं यहाँ पर 20 लिख देती हूँ, सो दिस विल बी 20। अगर मैं यहाँ 30 लिख देती हूँ, सो दिस विल बी 30। सो आपको नोट डाउन क्या करना है? जीरो लेवल ऑफ इनकम पर जो कंजम्पशन होता है, जिसको हम मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन, ऑटोनॉमस कंजम्पशन, सी बार, इन सब के नाम से जानते हैं, वही हमारा
माइनस एस और यू कैन से माइनस एस बार, वही होता है, सेम होते हैं दोनों। ये बात आपको नोट करनी है फॉर द पर्पज ऑफ न्यूमेरिकल्स। व्हेन यू विल डू द न्यूमेरिकल्स आपको ये बात पता होनी चाहिए। क्लियर? तो पहली बात आपको ये नोट करके रखनी है। बाकी चीजें ऑलमोस्ट सेम है कि जब आपकी इनकम कंजम्पशन से ज्यादा होती है, कंजम्पशन इनकम से ज्यादा होता है, माइनस सेविंग होती है। ये मैं आपको कल के वीडियो में भी बता चुकी हूँ। जब इनकम बराबर होती है कंजम्पशन के तो सेविंग जीरो होती है। जब आपकी इनकम कंजम्पशन से ज्यादा होती है तो हमारे पास सरप्लस बचता है। ठीक है, फिर हम ये सेम टेबल क्यों कर रहे हैं? ये सेम टेबल आज हम सेविंग फंक्शन के कंसर्न में कर रहे हैं, आज हम सेविंग पर एम्फसाइज कर रहे हैं, दैट इज व्हाई। ठीक है, सो हाउ कैन वी मेक द कर्व ऑफ सेविंग? ये इन्वेस्टमेंट वाला तो मैंने इसके लिए बनाया था, आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। अगर इस इन्वेस्टमेंट वाले को इरेज करना चाहते हैं तो इट्स योर ओन चॉइस। सो दिस इज आवर सेविंग कर्व। So I have not made y over here, isn't it? मैंने y तो बनाया ही नहीं यहाँ पर, सिर्फ s बना दिया, जबकि हम पढ़ क्या रहे हैं? y और s का रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं। इन माई प्रीवियस वीडियो y और c के रिलेशनशिप में मैंने दोनों बनाए थे, y भी ड्रॉ किया था, c भी ड्रॉ किया था, बट टुडे आई हैव नॉट ड्रॉन द y का, y तो बनाया ही नहीं, क्योंकि y का s के साथ डायरेक्टली कोई रिलेशनशिप नहीं। दैट इज वाई आई हैव नॉट मेड माई y ओवर हियर एट द 45, रिमेम्बर 45 डिग्री वाला नहीं बनाया। सो मुझे ना यहाँ पर सेविंग का स्टेटस दिखाना है, बस कर के हाउ कैन आई। मैं अभी ये कुछ टॉपिक्स कराने के बाद आपको इनके कंपैरेटिव लुक भी दूंगी ताकि आप इन कॉन्सेप्ट्स को समझ सको। कंपैरेटिव लुक होते हैं इनके, जब ये कुछ टॉपिक हो जाएंगे तो आई विल गिव यू द कंपैरेटिव लुक ऑफ ऑल दीज। अभी शुरू में तो आपको इन कॉन्सेप्ट्स को समझना है। ठीक है, वीडियो को बार बार सुनना है इन सब चीजों को समझने के लिए। समटाइम इट्स नॉट इजी टू अंडरस्टैंड व्हेन यू आर लिसनिंग द थिंग्स फर्स्ट टाइम, पहली बार सुनते हैं तो ठीक है, तो ट्राई टू लिसन द वीडियोस अगेन एंड अगेन। Anyway, saving, my saving is negative over here, that is minus 10 and minus 20. So मैंने एक कर्व बनाया, ठीक है, ये इनकम है, यहाँ पर सेविंग है, मैंने नेगेटिव में भी अपने कर्व को लिया, दिस इज ओरिजिन, ओरिजिन से नीचे भी अपने कर्व को लिया है। ठीक है, ये नेगेटिव है यहाँ पर, तो मुझे ना सेविंग नेगेटिव भी दिखानी है। ठीक है, ये एक ऐसा कर्व है जो नेगेटिव से शुरू होता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये एक ऐसा कर्व है जो नेगेटिव से शुरू होता है, सेविंग, और कोई कर्व नेगेटिव से शुरू नहीं होता, सेविंग शुरू होता है बस। ठीक है, तो आपको नेगेटिव एस दिखाना है, दिस वाज माइनस 10 एंड 50 इनकम के ऊपर, 50 इनकम के ऊपर आपको अपना S दिखाना है 0। तो जब आपका ये S कर्व X एक्सिस को क्रॉस करता है, X एक्सिस को, दिस इज X एक्सिस, X एक्सिस को क्रॉस करता है, सो योर इनकम एट दैट टाइम इज 50। ये फ्री हैंड बनाने हैं आपको ये कर्व, देयर इज नो नीड टू 10, 20, 30, 40, 50, 60, तो स्केलिंग करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। हमारा मोटिव होता है कॉन्सेप्ट को समझना। सो दीज आर द डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन टू अंडरस्टैंड द पर्टिकुलर सिचुएशन, नथिंग एल्स। सो हम इस तरीके से स्केलिंग नहीं करते, बट जो हमारे एम्फसाइज्ड पॉइंट है जो हमको ध्यान रखने हैं वो ये कि कितने इनकम पर ये 0 पे टच होना चाहिए, एक्स एक्सिस पर टच होना चाहिए, ये 50-50 पे होना चाहिए। तो आई हैव रिटन ओवर हियर 50। इनकम एंड कंजम्पशन दे बोथ आर एट द 50। सो इनकम 50 पर है, इस एक्सिस पर हम इनकम दिखा रहे हैं, एंड देन आफ्टर फॉर द प्लसेस वी आर मूविंग फॉर द प्लसेस। वो फिर आप कितनी आगे तक जा सकते हो, कितना लंबा शेड्यूल बना सकते हो, बट देयर इज नो यूज टू मेक सच काइंड ऑफ शेड्यूल्स। अब इतना लंबा बनाने की उसको कोई जरूरत नहीं है। हमने सारी सिचुएशन बता दी, 0 लेवल पर कंजम्पशन होता है, माइनस एस हो गया। जब आपकी इनकम जो है आपके कंजम्पशन से कम होती है तो भी माइनस होता है।
जब ये दोनों बराबर होती हैं तो 0 पर आता है। एंड आफ्टर दैट इनकम इज ग्रेटर देन योर कंजम्पशन, ये सारी प्लस एस चलता रहता है। सो दिस इज प्लस एस। क्लियर? सो इसके लिए आपको वैसे ही ऑब्जर्वेशन, जैसे आई टोल्ड यू इन माय प्रीवियस वीडियो कि आपको इसका मीनिंग लिखना है। मीनिंग लिखने के बाद आप इसको शेड्यूल बनाएंगे, शेड्यूल के बाद आपको इसका कर्व बनाना है, एंड देन आफ्टर यू हैव टू डू द ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशन में यही सारी बातें इन वर्ड्स, कि भाई मैंने ऑब्जर्वेशन लिखना शुरू किया है, इन वर्ड्स यू विल राइट ऑल दीज थिंग्स। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। व्हाट इज दिस? अब आपको देख के लग रहा होगा ये वो वाला कर्व है जो हमने कल पढ़ा था, और ये वो वाला कर्व है जो मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ। सो दिस इज योर कंजम्पशन फंक्शन, और यू कैन से द सी फंक्शन वी हैव स्टडीड यस्टरडे। कल पढ़ा था वही है। और एस फंक्शन मैं आपको अभी पढ़ा रही हूँ, और यू कैन से सेविंग फंक्शन। फाइन। पर इन द बोर्ड एग्जाम, मैं बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ, बोर्ड एग्जाम में मेनी टाइम द क्वेश्चन इज आस्क्ड ओवर, पूछा गया है क्वेश्चन कि कंजम्पशन फंक्शन से एस फंक्शन कैसे डिराइव होता है, या आप कह सकते हो कंजम्पशन फंक्शन सी वाई एंड सी, इससे एस कैसे डिराइव होता है। फाइन। सो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली अपना कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग फंक्शन को एक साथ दिखाना है। कंजम्पशन फंक्शन जो हमने कल बनाया था, y is at the 45, कंजम्पशन विल स्टार्ट फ्रॉम समवेयर फ्रॉम द y एक्सिस। क्यों होता है ऐसा कि कंजम्पशन जो है वो 0 से शुरू नहीं होता? क्योंकि कंजम्पशन कभी 0 नहीं हो सकता, राइट? तो ये आपका कंजम्पशन फंक्शन। बस आपको ध्यान रखना है कि जब हमारा कंजम्पशन इनकम से ग्रेटर है, आई एम शेडिंग ओवर हियर, कंजम्पशन इनकम से ज्यादा है, एट दैट टाइम वी आर इन एस। ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है इतना, कि वी आर इन माइनस एस, ऐसा ही कुछ था यहाँ पर। जब तक हमारी इनकम हमारे कंजम्पशन से कम है, माइनस एस के अंदर होते हैं, हमने उसको सिमिलर वे में दिखाया है। ठीक है? जब y इज इक्वल टू सी, y इज इक्वल टू सी, s will be at the 0, s will be at the 0। शो किया है। Next is when your income is greater than your consumption. When your income is greater than your consumption means you are in the plus S state. कुछ नहीं किया, हमने इनको कंबाइन किया है। जो हमने कल पढ़ा था और आज पढ़ा है उसका कंबाइंड वर्जन है ये, नथिंग एल्स। बट इन द बोर्ड एग्जाम मेनी टाइम इट इज आस्क्ड कि सी फंक्शन से एस फंक्शन डिराइव कैसे होता है। तो आपको इन दोनों फंक्शंस को, सी फंक्शन और एस फंक्शन को कंबाइन कर देना है, इकट्ठे बनाना है, और इकट्ठे बनाने के बाद इनकी ऑब्जर्वेशंस को लिखना होता है। ठीक है? एंड द लास्ट थिंग ऑफ दिस वीडियो इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में मैं आपको कल बता रही थी कि आई हैव टोल्ड यू द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द सी, जो हमको न्यूमेरिकल के लिए काम आने वाले हैं। ठीक है? अभी तो मैं यहाँ इनको बता रही हूँ कि इनके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी होते हैं। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो आई लेट यू नो हाउ कैन वी सॉल्व, हाउ कैन वी कैलकुलेट द कंजम्पशन एंड द सेविंग। सी कंजम्पशन फंक्शन सी बार कल बताया था, ऑटोनोमस कंजम्पशन। एमपीसी के बारे में मैंने आपको कल बताया था, इनकम में आने वाला चेंज की प्रोपोर्शन में कंजम्पशन में कितना चेंज आता है, और इनटू वन, ये मैं आपको कल बता चुकी हूँ। नाउ कम टू द सेविंग फंक्शन का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एस मीन्स सेविंग, माइनस एस बार। इस टेबल में आप बता सकते हैं माइनस एस बार कौन सा होगा? माइनस एस बार, दिस 10 इज योर माइनस एस बार।
जीरो लेवल ऑफ कंजम्पशन पर जो सी बार होता है एग्जैक्टली उतना ही माइनस एस बार लगाते हैं जब जीरो लेवल ऑफ इनकम पर जो भी कुछ हो रहा होता है उसके लिए बार लगा देते हैं हम, ठीक है, कांस्टेंट बताने के लिए उसको बार, माइनस यहाँ पर है ही। सो जीरो लेवल पर अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ तो आई कैन राइट 10 ओवर हियर एंड आई कैन राइट -10 ओवर हियर। अगर यहाँ मैं 20 लिखूंगी तो ये भी 20 होगा, 30 लिखूंगी तो ये भी 30। दिस इंफॉर्मेशन इज फॉर यू फॉर द न्यूमेरिकल स्पेशली, आपको ध्यान रखना है। एमपीएस इनकम बढ़ने के साथ, इनकम में आने वाले चेंज के साथ आपकी सेविंग्स के अंदर प्रोपोर्शनेटली कितना चेंज आता है, दैट शोज एमपीसी into y. So this is all about the algebraic expressions. जब हम न्यूमेरिकल करेंगे देन ओनली इनकी जरूरत पड़ेगी। अभी आप ये फॉर्मूले जो हैं algebraic expressions जो हैं आप इनको याद कर लीजिएगा। So this is all about the two functions I have told you, that first is consumption function, another is saving function। और इस कॉन्सेप्ट के ऊपर थोड़ा सा एम्फसाइज कीजिएगा कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या होता है और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।